गारंटी देता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सुंदर आप नोट्स बनाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके चमक जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 बार आपको पेज पलटकर मिनिमम देखना है। अपना ज्यादा दिमाग लगाएंगे रटने में तो ही मारे जाएंगे। हाँ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप देखना पूरी एनसीईआरटी कवर्ड आपको मिलेगी। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपसे सोल्व हो रहे होंगे या फिर आपसे एक्सप्लेन हो रहे होंगे। तो एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग, ठीक है? तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे हम लोग? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे। इसमें आप लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and group 2, including helium are s block elements, s block elements। हीलियम को भी साथ में मिलाएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ में हीलियम की भी हम बात कर रहे होंगे। इन एलिमेंट्स के इस गुच्छे को एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सुनिए, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एस ऑर्बिटल और एस सबसेल, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एस ऑर्बिटल और एस सबसेल। अरे ऑर्बिटल सबसेल का आपको पता है ना, एस ऑर्बिटल और एस सबसेल आर कोल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए, एस सबसेल में जाए, ऐसे केस में एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ये कैसे पता चल रहा होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल एस सबसेल में एंटर हुआ है? ये हमें कहां से पता चल पाएगा? ये हमें इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल पाएगा। ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 के मेंबर्स ये हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। नोट कर लो, ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1, ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 हैं, ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 हैं। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। और एस ब्लॉक में यहां देखिए हीलियम को भी कंसिडर किया गया है। प्रॉपर्टीज के आधार पर हीलियम की प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 मेंबर से मैच होती है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हीलियम को ग्रुप 18 में रखा गया है। लेकिन ब्लॉक वाइज बात की जाए तो इसे हमें यहां प्लेस करना होगा। क्यों प्लेस करना होगा? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, तो इसकी पोजीशन यही बनती है। और साथ में यार वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर हुआ है, इसके बेसिस पर भी आप देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस सबसेल में एंटर हुआ है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखो, एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर हुआ है, ठीक है? इसका क्या मतलब? ये एस ब्लॉक में होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, तो एटॉमिक नंबर 1 के बाद एटॉमिक नंबर 2 ही तो मिल रहा होगा। और एटॉमिक नंबर 2 के साथ जो एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा? हीलियम होगा। कहानी क्लियर है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपसे पूछा जाए कितने होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देयर आर 14 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लिख लो ये बात। कितने एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे? ऐसा सवाल कहीं देखने को मिले, वैसे तो ऐसा मजाक किया नहीं होगा, लेकिन फिर भी जान लो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स 14 होंगे, इंक्लूडिंग हीलियम। बार बार बोल रहा हूं, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हीलियम को यहां क्यों लिख दिया? हमारे घर में जो टेबल बने उसमें तो हीलियम वहां है, क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टीज उनके साथ मैच करती है, इसलिए हीलियम वहां है। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम के केस में भी एस सबशेल में एंटर होगा, तो इसलिए क्या बोल दिया जाएगा? बोलो, क्या बोल दिया जाएगा? हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो यहां पर
इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, एटॉमिक नंबर यहां मेंशन किया गया है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको एस सबशेल में ही जाता हुआ नजर आ रहा होगा। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आपको मिलेगी, यही वैलेंस शेल है, पहली सेल ही इसके लिए वैलेंस शेल है। इसके लिखेंगे, इसके लिखेंगे, इसके लिखेंगे, लिखकर देखो आप, आहुभाव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप लिखकर देखेंगे तो यही मिल रहा होगा आपको। 5s1, 6s1, 7s1, ठीक है। सिमिलरली इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना एस सब सेल में जाता हुआ मिल रहा होगा। ग्रुप 2 है तो एस की खोपड़ी में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। यहां भी 2 होंगे, यहां भी देखना 2 होंगे। ग्रुप 2 है तो खोपड़ी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 1 है, ये देखना, ये पहली वर्टिकल लाइन है, खोपड़ी में 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। ये दूसरी वर्टिकल लाइन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दूसरा ग्रुप है। यहां देखना एस की खोपड़ी में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, यानी एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। और ये नंबर क्या है? ये यार वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये पीरियड नंबर है। ये 2 क्या इंडिकेट करता है? ये 2 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल। और ये 2 क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है? इन जनरल आप बात करना चाहें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 के लिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की, इन जनरल अगर आप बात करना चाहें, क्योंकि हमें यार ग्रुप वाइज डिस्कस करना होगा, है ना। पहले ग्रुप 1 की बात करेंगे, फिर ग्रुप 2 की बात करेंगे। अगर एक साथ दोनों ग्रुप को हम मिलाकर देखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके लिए हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, अगले लेक्चर में ग्रुप 2 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर उससे अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम ग्रुप 1 की कुछ बातें कर रहे होंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे, इस कहानी को कहां तक अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। फिर अगर हमारे पास टाइम की कमी रह जाएगी तो अगले लेक्चर में भी ग्रुप 1 की बात कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे? ग्रुप 2 की बात करेंगे। कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल ग्रुप 1 के मेंबर्स को एक बार फिर से आप लिख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फिर से लिख लो। अरे लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप आपने लिख लिया होगा इस प्रकार से। इनको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तो लर्निंग ट्रिक आपको नहीं बतानी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने सारे एलिमेंट्स आपको याद करवा दिए हैं विद सिंबल। हलीना की रब से फरियाद, इसके लिए निमोनिक्स मैंने आपको बताए हैं, लर्निंग ट्रिक मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहां मैं क्या बताने वाला हूं? जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 फॉर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1। ये क्या है? जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। N क्या है? N इज पीरियड नंबर। यहां देखिए N1 होगा, N2 होगा, इसके लिए N3 होगा, इसके लिए N4 होगा, एंड सो ऑन 5, 6, 7। N इज पीरियड नंबर, N है पीरियड नंबर। या फिर और ज्यादा टेक्निकल भाषा में आपको बताना चाहूं N क्या है? N है क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। क्वांटम नंबर प्रिंसिपल होता है, मैग्नेटिक होता है, एंगुलर होता है, स्पिन होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये सेल नंबर के बारे में बताता है, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन पहली सेल में गया है, यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरी में गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरे में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथी में गया है। ये सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यहां इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 के मेंबर्स की ns1 है, तो हम यार सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग भी बात कर पाएंगे। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख पाएंगे कैसे? इसके लिए देखिए 1s1, n2 है, 2s1, n3 है, 3s1, n4 है, 4s1, n5 है, 5s1। देखिए जल्दी से ऐसे लिख लो एक बार, फॉर्मेलिटी करनी होगी आपको, कभी भूलेंगे नहीं। लिखकर देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी कुछ भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रोमिस है, वादा है। हवाई में बातें करेंगे तो यार भूल जाएंगे। एक बार तो ढंग से रिवाइज कर लो, फिर पेज पलट कर देखते रहो 2 से 3 बार, मामला क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 है, इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, पता होगा शायद आपको। मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 आर कोल्ड alkali metals except lithium। लिथियम के अलावा जो मेंबर्स है इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्यों? दे फॉर्म soluble base on treatment with H2, on treatment with H2। ये सोल्यूबल बेस बनाते हैं H2O के साथ ट्रीट करने पर, ठीक है। एल्कली का मतलब क्या है? एल्कली का मतलब क्या है? सोल्यूबल बेस। While base of lithium LiOH, while lithium forms insoluble base, that is LiOH। LiOH insoluble होता है, बाकी जो बेस हैं ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। LiOH की सोल्युबिलिटी कम होती है और बाकी की सोल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जो हाईली सोल्यूबल बेस है उनको एल्कली बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको? एल्कली बोलते हैं। तो देखिए यार, लिथियम पानी के साथ रिएक्ट होगा, जी हां रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा? LiOH बनाएगा। सोडियम क्या पानी के साथ रिएक्ट होगा? हाँ पानी के साथ रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। पोटासियम रिएक्ट होगा क्या? हाँ पानी के साथ रिएक्ट होगा, पोटासियम क्या बनाएगा? ये KOH बनाएगा। रुबिडियम रिएक्ट होगा क्या पानी के साथ? बिल्कुल रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा? RbOH बनाएगा। ये कहानी इसी अंदाज में चलती जाएगी, ये कहानी इसी अंदाज में चल रही होगी, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको मैंने बता दिया है, ये जो है क्या? LiOH। ये इनसोल्यूबल होता है, या फिर आप लेस सोल्यूबल बोल सकते हो। सोल्युबिलिटी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसको लेस सोल्यूबल बोल देंगे। दीज आर हाईली सोल्यूबल। ये क्या है? हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है। हाईली सोल्यूबल है
तो स्ट्रोंगर बेसिस है, और ये लेस सोल्यूबल है तो वीकर बेस है, ये वीक बेस है। अगर कोई पूछे सर सोल्युबिलिटी का ट्रेंड बता दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या आता है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सोल्युबिलिटी ऑर्डर बता दो आप, इतना ही आप इनके बारे में जानते हो तो सोल्युबिलिटी ऑर्डर बता दो। क्या होगा सोल्युबिलिटी ऑर्डर? बता दो, बताओ बताओ। देखिए, ये कम सोल्यूबल है, ये ज्यादा सोल्यूबल। मुझे तो लगता है नीचे जाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ रही होगी। सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। सोल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होंगे यार, सोल्युबिलिटी बढ़ रही होगी। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया है? अगर सोल्युबिलिटी बढ़ रही होगी, OH माइनस प्रोवाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा मिल रही होगी, तो ऐसे केस में बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी। जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसका ऑर्डर सोल्युबिलिटी से ही मिल रहा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ सोल्युबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलती है। जिस अंदाज में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, LiOH से NaOH, KOH, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इनके हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी ज्यादा मिलती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिल रही होगी। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो इसको दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो इसको दिमाग में। क्या फिट कर लो? अरे क्या फिट कर लो? बोलो। LiOH वीक बेस है, ये वीक बेस है, और बाकी 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 स्ट्रोंग बेस है, बाकी स्ट्रोंग बेस है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है, नहीं किया है तो आप देख लेंगे, जो वीडियो लेक्चर आएंगे उनमें देख लेंगे, अभी तक नहीं किया है। बाकी मैंने यार कहीं ना कहीं जरूर आपको पहले भी बताया होगा, ये वाक्य पहले भी मैंने आपसे शेयर किया होगा कि ऐसा कुछ देखने में मिलता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने? मार्क कर लो इसको। फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे होंगे। हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 एलिमेंट से रिलेटेड कुछ खास बातें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, all the alkali metals have one valence electron. All the alkali metals have one valence electron. सभी alkali metals की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सी बड़ी बात है? इसी वजह से तो इनको ग्रुप 1 में रखा गया है। वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, NS1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में डिटेल में हम बातचीत कर चुके हैं। N पीरियड नंबर है, और ये जो 1 है इसकी खोपड़ी में जो रखा गया है, लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका ग्रुप नंबर 1 होगा। जिस भी मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिल रही है, S की खोपड़ी में 1 लिखा हुआ है, मतलब उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 1 होगा, वह S ब्लॉक एलिमेंट होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये S ब्लॉक का मेंबर है। किसका मेंबर है? S ब्लॉक का मेंबर है। चलिए फिर, ये सारी तो यार आसान बातें हैं, काफी बार देख चुके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। काफी टीचर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इन बातों को बता देते हैं। शायद मैंने भी कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया होगा, नहीं बताया तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तो डेफिनेटली बताया ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे होंगे। एल्कली मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट when these are present in combined state. +1 oxidation state in combined state
इन कंबाइंड स्टेट, जब भी ग्रुप 1 का कोई मेंबर रिएक्शन कर रहा होगा, किसी के साथ कंबाइन कर रहा होगा, तो कंबाइंड स्टेट में लिथियम बनाएगा लिथियम प्लस, सोडियम बनाएगा सोडियम प्लस, पोटासियम बनाएगा पोटासियम प्लस, रुबिडियम बनाएगा रुबिडियम प्लस, सीजियम बनाएगा सीजियम प्लस। देखिए, अगर इनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद अंदर वाली शेल जो है ये फुली फिल्ड होगी। इनर सेल्स क्या मिल रही होंगी एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद? आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, inner cells are completely filled. Inner cells are completely filled. And noble gas configuration is attained. Noble gas configuration is attained. We can say that stability, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई है, वी कैन से दैट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रही होगी। तो क्यों नहीं चाहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो यार कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा? इसी चार्ज को आप जानते हैं, रेडॉक्स चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर का नाम दिया था। याद आ गया आपको? अरे याद आ गया क्या? तो कर लो फिर इसको अपनी मुट्ठी में। ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। आगे चलते हैं, कलर की बात करते हैं। एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। सिल्वरी वाइट कलर होता है इनका, ठीक है ना। एल्कली मेटल्स का जो कलर है ये सिल्वरी वाइट होता है। सीजियम का जो कलर है पेल कलर है, पेल गोल्डन कलर होता है। सीजियम का पेल गोल्डन कलर होता है, बाकी एल्कली मेटल्स का सिल्वरी वाइट कलर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका तो होता है सिल्वरी वाइट, और सीजियम का होता है पेल गोल्डन। पेल गोल्डन, इसका क्या मतलब है? पीला पीला सा कलर होता है, पीला पीला सा, है ना। नीला पीला नहीं, पीला पीला कलर, ठीक है। चले आगे। और गोल्ड जैसी चमक, सोने जैसी चमक। चमनप्राश में भी होती क्या ऐसी चमक? सीजियम की होती। फिलहाल तो हम ग्रुप 1 के मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो सीजियम की होती है ऐसी चमक। सॉफ्टनेस की बात करें, हाथ फेर कर देखें, है ना, प्यार से अगर हम इनके ऊपर हाथ फेर कर देखें तो एल्कली मेटल सॉफ्ट मिलते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम इज हार्ड, लिथियम हार्ड है। बाकी के ऊपर हाथ फेर कर देखेंगे तो यार सॉफ्ट लग रहे होंगे। सॉफ्ट और हार्ड में यार फर्क पता चलता है ना। मुक्का मारकर देखेंगे तो लिथियम पर अगर हमारे हाथ का इंपैक्ट हम डालेंगे तो पेन होगा अपने हाथ पर, क्योंकि हार्ड होता है ये। हार्ड चीज के साथ हम अपने हाथ को टकराएंगे तो हमें पेन होगा, लेकिन बाकी सॉफ्ट होते हैं, उतना पेन नहीं होगा। ऑब्वियस बात, बहुत जोर से मारेंगे तो बात अलग है, मेटल भी पिचक जाएगी। सॉफ्ट होती है तो मेटल पिचक जाएगी, हाथ का इंप्रेशन पड़ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन लिथियम हार्ड है, इसको अगर जोर से हम दबाने की कोशिश करेंगे ये नहीं दबेगा, उल्टा अपने हाथ को ही दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है, चोट लग सकती है। तो ऐसा करना नहीं है हमें, लेकिन हमें सॉफ्टनेस के बारे में तो कमेंट करना ही है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी अगर बात की जाए तो लिथियम हार्ड है और नीचे जाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ रही होगी। ये हार्ड है और डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे होंगे, नीचे मूव कर रहे होंगे, तो यार सॉफ्टनेस जो है, सॉफ्टनेस बढ़ रही होगी। नोट कर लो। चलें आगे। चलिए, हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात कर ली है। एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई,
एटम का रेडियस, और काफी सारे एटम्स के रेडियस को बोला जाएगा रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आर लार्जेस्ट, एटॉमिक रेडियाई आर लार्जेस्ट in respective periods. Atomic radii of alkali metals are largest in respective periods. Respective period में इनके जो atomic radii हैं ये largest होंगे। पहली बात क्यों? क्योंकि extreme left side present है, जो metal है alkali metal ये extreme left side present है, और left to right जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। याद आ गया होगा, पुरानी यादें ताजा करने का वक्त आ गया है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज घटता है। साइज घटता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो रिस्पेक्टिव पीरियड में इनके एटॉमिक रेडियाई क्या होंगे? लार्जेस्ट होंगे। इधर जाने पर तो यार रेडियस घट जाएगा ना, तो रिस्पेक्टिव पीरियड में एटॉमिक रेडियाई इनके क्या होंगे? लार्जेस्ट होंगे। कहानी क्लियर है? एटॉमिक रेडियाई increases on moving down the group और from top to bottom। down the group मूव कर रहे होंगे, कैसे मूव कर रहे होंगे? ऐसे मूव कर रहे होंगे, ऐसे मूव कर रहे होंगे, तो एटॉमिक रेडियाई यार इंक्रीज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या करती है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है, रेडियाई इंक्रीज करते हैं। साइज इंक्रीज करेगा तो रेडियाई इंक्रीज करते हैं। इस प्रकार से देखिए साइज इंक्रीज कर रहा होगा। लिथियम छोटा गोला है, लिथियम छोटा गोला है, सोडियम इससे बड़ा गोला है, पोटासियम और बड़ा गोला है। इस प्रकार से नीचे मूव कर रहे होंगे तो यार नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से साइज इंक्रीज कर रहा होगा, रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। देख लो, ये आर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आर इंक्रीज करेगा। ये जो आर है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है नंबर ऑफ सेल्स के साथ, ये डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है, डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है ये 1/z इफेक्टिव के साथ। ठीक है, जो रेडियस है ये साइज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा होगा। तो साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं, साइज बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में आर भी डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा होगा। हाँ, कंपैरिजन किया गया, प्रैक्टिकल डेटा से इनको कंपेयर किया गया, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा मिलता है और रेडियस सबसे कम मिलता है। और ऐसे आगे मूव करने पर, नीचे मूव करने पर हमें इनका साइज इंक्रीज होता हुआ मिलता है, तो रेडियाई भी इंक्रीज होते मिलते हैं सिमिलर ऑर्डर में। जो ऑर्डर साइज का होगा वही ऑर्डर रेडियाई का होगा। रेडियाई से साइज पर कमेंट किया जाता है, रेडियाई बड़ा तो साइज भी बड़ा होगा। चलें आगे। आयनिक मोबिलिटी की बात करें, आयनिक मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट ऑफ आयंस। आयनिक मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट पर हमें कमेंट करना है। आयंस की मूवमेंट किस बात पर डिपेंड कर रही होगी? मोबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही होगी? देखिए यार, आपकी मोबिलिटी जिस बात पर डिपेंड करती है ना, उसी बात पर इनकी मोबिलिटी भी डिपेंड कर रही होगी। आपकी मोबिलिटी बताओ किस बात पर करती है डिपेंड? बता दो आप मुझे। नहीं, आपका साइज कितना बड़ा है, आप सुमो पहलवान की तरह है, तो क्या रिले रेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे? अरे फाइट कर लोगे, बट आपकी जो मूवमेंट है ये तो कम होगी। आप मोटे तगड़े हैं तो उस केस में ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो मोबिलिटी जो है साइज से रिलेटेड है। अगर आप स्लिम ट्रिम हैं, फिट हैं बिल्कुल, बहुत तेज दौड़ जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे, है ना, दौड़ में आगे निकल जाएंगे। पढ़ाई में आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये बात आपके दिमाग पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। आपके फिट होने से
रिलेटेड तो है, लेकिन मेंटल फिटनेस पर डिपेंड करती है बात। लेकिन फिलहाल तो हमें फिजिकल फिटनेस की बात करनी है। तो आयंस की फिजिकल फिटनेस कब ज्यादा होगी? जब ये स्लिम ट्रिम होंगे। क्या होंगे? जब ये छोटे होंगे तब इनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तब सॉल्यूशन में इनकी मूवमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी साइज पर डिपेंड करती है। साइज छोटा होगा तो मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी साइज पर डिपेंड कर रही है। तो साइज होना चाहिए छोटा। आप मुझे बता दो, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, इनके साइज का ऑर्डर बता दो पहले तो। साइज का ऑर्डर इन नॉन एक्वस मीडियम, पानी नहीं है, ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं इन नॉन एक्वस मीडियम, पानी की एब्सेंस में। पानी की एब्सेंस में साइज कंपेयर करना है। मुझे लगता है जो ऑर्डर साइज का पहले मिल रहा था वही ऑर्डर अब मिल जाएगा जो ऑर्डर पहले मिल रहा था। अरे यार एक बात बताओ, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले साइज का ये ऑर्डर मिल रहा था, एटॉमिक रेडियाई का ये ऑर्डर मिल रहा था, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो सभी के लिए बात बराबर होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले जो ऑर्डर मिल रहा था और सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला है चुन चुन कर, तो ऐसे केस में ऑर्डर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी साइज का वही मिल रहा होगा। तो किसका ऑर्डर है? साइज का या मोबिलिटी का? किसका ऑर्डर है ये? साइज का। और कौन से साइज का? आयनिक साइज का, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है ये ऑर्डर हमने किसका लिखा है? आयनिक रेडियाई का ऑर्डर हमने लिख दिया है। आयनिक रेडियाई का ये ऑर्डर है, जल्दी से नोट कर लो। अगर आयनिक रेडियाई का ये ऑर्डर है तो मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जिसका रेडियाई कम उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, मोबिलिटी का ऑर्डर बता दो अगर आप में दम है। जो ऑर्डर साइज का मिल रहा है इससे रिवर्स ऑर्डर मोबिलिटी का मिल रहा होगा। अगेन दिस स्टेटमेंट इज वैलिड इन केस ऑफ नॉन एक्वस मीडियम। कौन से मीडियम में बात वैलिड होगी? नॉन एक्वस मीडियम में बात वैलिड होगी। इन नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम में बात वैलिड होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कहीं एग्जाम में ये लिखा ही नहीं है कि एक्वस है या नॉन एक्वस मीडियम है, तब आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तब आप? ये एक्वस है या नॉन एक्वस है, क्या बोलेंगे आप तब? सुन लो ध्यान से, जब एग्जाम में दिया ही नहीं है एक्वस है या नॉन एक्वस है, जब आपको डिसाइड करना है, बाय डिफॉल्ट कुछ मानना है, तो एक्वस मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्वस मानेंगे। ये गांठ बांध लो आप, ठीक है? पानी में क्या घटित होगा? इन H2O लिखिए, इन H2O कुछ खतरनाक होगा पानी में। इन H2O हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। पानी में हाइड्रेशन होगी। बाय डिफॉल्ट अगर हमें कोई मीडियम मानना हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में हम अकेले हुए तो हम पानी को मीडियम मान लेंगे। ठीक है, दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में कि पानी है कि नहीं है तो पानी मानेंगे आप वहां पर। कई बार ऐसा एग्जाम में हुआ है, बच्चे मेरे पास एग्जाम के बाद आते, सर ये आपने तो दोनों चीज बता रखी है लेकिन इसमें तो इन दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं किया। कुछ भी नहीं किया मतलब बोल देते हैं कि सर पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो आंसर ये होगा। मैं कहता हूं कुछ भी मेंशन नहीं हुआ इसका मतलब है पानी है यहां पर। ठीक है, तो मैं तो यार कुछ भी नहीं मेंशन किया गया क्वेश्चन में तो पानी को ही सोलवेंट मान रहा हूंगा और पानी की प्रेजेंस में ही आंसर दे रहा हूंगा। तो देखिए मेरा आंसर क्या होगा। जो हाइड्रेशन है, आयन के चारों तरफ पानी का इकट्ठा होना, ठीक है, जो हाइड्रेशन है ये चार्ज डेंसिटी पर करती है डिपेंड। चार्ज डेंसिटी पर हाइड्रेशन डिपेंड करती है।
चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो उस आयन की हाइड्रेशन क्या हुई होगी, ज्यादा हुई होगी। और ये चार्ज डेंसिटी क्या है, ये चार्ज बाय साइज है। अब चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, +1 +1 +1, अरे सभी कंबाइंड फॉर्म में +1 +1 +1 चार्ज के साथ मिल रहे होंगे, सभी आयनिक फॉर्म में +1 +1 +1 चार्ज के साथ मिल रहे होंगे, तो चार्ज तो हो गया सेम, है ना। इन सभी का चार्ज तो है सेम, चार्ज तो है सेम, लेकिन साइज है डिफरेंट, साइज है डिफरेंट। इस वजह से हाइड्रेशन होगी डिफरेंट, इस वजह से हाइड्रेशन होगी डिफरेंट। हाइड्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। आप ही मुझे सोचकर बता दो कि लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस किसकी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, आप सोचकर बता दो। आप में अगर है दम तो बता दो आप मुझे, किसकी होगी ज्यादा हाइड्रेशन। मुझे तो लगता है साइज तो यहां पर वेरी करता हुआ मिल रहा है, चार्ज सेम है, तो साइज के आधार पर डिसाइड करेंगे। इधर से इधर जाने पर अगर इनका जो साइज है, इनका जो आयनिक रेडियाई है, नॉन एक्वस मीडियम में, अभी पानी को एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं हम यहां पर, नॉन एक्वस मीडियम में इनका जो आयनिक रेडियाई है, ये आयनिक रेडियाई यार इंक्रीज कर रहा होगा, इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे, साइज इंक्रीज कर रहा होगा, तो हाइड्रेशन डिक्रीज कर रही होगी। हाइड्रेशन क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। साइज इंक्रीज कर रहा तो हाइड्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब पानी का रोल सुनिए, हाइड्रेशन अगर इधर जाने पर कम हुई होगी तो इसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई है, साइज इसका छोटा है, पानी की अब्सेंस में साइज इसका क्या छोटा है, तो पानी की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगी। साइज छोटा था तो हाइड्रेशन क्या हो गई थी, ज्यादा। अब साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। पहले साइज इसका क्या था, इसके कंपैरिजन में बड़ा था। अगर साइज बड़ा था तो हाइड्रेशन क्या होगी, कम, तो इसकी हाइड्रेशन कम हुई होगी। पानी कम इकट्ठा हुआ होगा इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, और पानी कम इकट्ठा हुआ होगा, और कम इकट्ठा होगा, सबसे कम इकट्ठा होगा। तो पानी इकट्ठा होने के बाद हमें हाइड्रेटेड रेडियाई मिल रहा होगा। जितना पानी इकट्ठा होना था इकट्ठा हो गया इसके चारों तरफ, ठीक है। कुछ इंटरेक्शन हुई होंगी पानी के साथ, कौन सी इंटरेक्शन करेंगे इसके बाद, लेकिन इंटरेक्शन तो हुई होंगी, उस वजह से सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई इसका मिलेगा, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई इसका मिलेगा। अभी पानी आखिरकार इकट्ठा ही क्यों हुआ है, उसका क्या रीजन है। मान लेते हैं मेटल आयन है M+, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेटल आयन क्या है, M+, चार्ज तो सेम है, अरे चार्ज तो सभी पर सेम है, और ये मेटल आयन छोटा है, साइज इसका क्या है, कम मिल रहा है, रेडियाई इसका क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ऐसे केस में देखना चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये पानी को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, ज्यादा खींच पाएगा। ये क्यों ज्यादा खींच पाएगा, इसका जो प्लस चार्ज है ये ज्यादा डेंस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये प्लस किसको खींचेगा, ये पानी के O पर जो माइनस चार्ज है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से O पर पार्शियल माइनस चार्ज मिलेगा। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को O अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से O पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा O पर, पार्शियल माइनस चार्ज होगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से O पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा। तो पानी को O के थ्रू अपनी तरफ M+ बुला रहा होगा, और O के इस पार्शियल माइनस चार्ज के साथ ये M+ इंटरेक्शन बना रहा होगा। इस इंटरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, इस इंटरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, ये जो इंटरेक्शन है दिस इज कॉल्ड, ये आयन है और ये डाइपोल है। O पर अगर पार्शियल माइनस चार्ज है तो H पर चार्ज कैसा होगा, पार्शियल इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्ट हुआ है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, H पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो क्या बन गया, ये तो आयन है, ये क्या है, अरे जहां प्लस माइनस दो एंड हो क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल। ये इंटरेक्शन कौन सी इंटरेक्शन हुई, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुई, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुई है।
इस प्रकार की आयन डाइपोल इंटरेक्शन काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हो सकती है। अरे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ होंगे ना, ऐसी इंटरेक्शन इस तरफ भी हो रही होगी, 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 इस तरफ भी हो रही होगी। जितनी ज्यादा ऐसी इंटरेक्शन होंगी उसी के अकॉर्डिंग साइज इसका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। मुझे लगता है छोटा आयन पानी के एब्सेंस में ये था, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ यार ये अटैच्ड मिल रहा होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये इंटरेक्शन में मिल रहा होगा। तो ओवरऑल साइज इसके हाइड्रेशन के बाद पानी को खींचने की एबिलिटी इसकी ज्यादा है, इस वजह से हाइड्रेशन के बाद इसका ओवरऑल साइज क्या मिलेगा, जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन बनाने की वजह से जो छोटा था ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो Li प्लस और Na प्लस के साइज को कंपेयर करना हो, रेडियाई को कंपेयर करना हो, तो ये देख लो एक्वस मीडियम है या नॉन एक्वस मीडियम है। अगर नॉन एक्वस मीडियम है तो ऐसे केस में लिथियम प्लस छोटा है और Na प्लस बड़ा है। लेकिन एक्वस मीडियम है, इसकी हाइड्रेशन की वजह से जो हाइड्रेटेड रेडियाई होगा ये क्या मिल रहा होगा, बड़ा मिल रहा होगा। अगर इसका हाइड्रेटेड रेडियाई बड़ा मिल रहा है, अगर इसका हाइड्रेटेड रेडियाई बड़ा मिल रहा है तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, पानी में इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, सीजियम प्लस एक्वस, यहां तक आप बात कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से यार पानी में मोबिलिटी क्या हो जाएगी, साइज बड़ा होने की वजह से मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका साइज देखना सबसे छोटा होगा, हाइड्रेशन पुअर हुई, साइज सबसे छोटा होगा। अब इसकी मोबिलिटी क्या होगी, अरे साइज छोटा तो मोबिलिटी क्या, मोबिलिटी तो साइज पर डिपेंड करती है, साइज छोटा तो मोबिलिटी क्या, ज्यादा। इसका साइज छोटा तो मोबिलिटी क्या, ज्यादा। साइज और मोबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड मिलते हैं। चलें आगे फिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो जल्दी से इसको। और मोबिलिटी से आप कंडक्टिविटी को भी कंपेयर कर पाएंगे। 12th क्लास में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर आयंस की कंडक्टिविटी पर कमेंट करना है। कहीं पर कंडक्टिविटी पर कमेंट करना हो तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, कंडक्टिविटी मोबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलती है। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जिसके आयंस की मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वह करंट को ज्यादा अलाउ कर रहा होगा पास होने के लिए, ठीक, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अरे आयंस की मूवमेंट की वजह से ही तो यार करंट पास कर रहा होगा, करंट का फ्लो होगा। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर करनी हो, लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, पोटासियम प्लस एक्वस, इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर करनी हो, बताओ। साइज तो इसका सबसे बड़ा है, हाइड्रेटेड रेडियाई तो इसका सबसे ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम। और हाइड्रेटेड रेडियाई इसका क्या होगा, कम हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम यार आंसर कर पाएंगे, नो टेंशन। अब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे होंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप सभी जानते ही हैं यार, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने काफी बार डिटेल में बातचीत की है, काफी सारे ट्रेंड्स की बात की। इनफैक्ट हमने यार पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है, एस ब्लॉक के केस में क्या होगा, पी ब्लॉक के केस में क्या होगा, डी ब्लॉक के केस में क्या होगा, कौन कौन से एक्सेप्शन होंगे, इनकी खुलकर बात कर ली है, किए कि नहीं किए है, तो फिर काहे को टेंशन ले रहे हो। हमें उनमें से एक ट्रेंड को याद रखना है बस। कौन से ट्रेंड को, ग्रुप 1 की बात चल रही है तो ग्रुप 1 का क्या ट्रेंड था, सोचो क्या ट्रेंड था। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पर करती है डिपेंड, याद करो इसको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी
जेड इफेक्टिव के साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड मिलती है, सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलती है, याद आ गया होगा। साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलती है, साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलती है। क्यों मिलती है साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड? क्योंकि यार साइज अगर छोटा होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो ऐसे केस में ज्यादा इंटरेक्शन मिल रही होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। साइज बड़ा होगा तो कम इंटरेक्शन मिल रही होंगी। ये देख लो, हमारे पास दो केस है, एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ये बड़ा एटम, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है। अगर साइज छोटा है तो ऐसे केस में वैलेंस शेल के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन मिल रही होगी न्यूक्लियस की, ज्यादा इंटरेक्शन मिल रही होगी। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर है, न्यूक्लियस के साथ इसकी कम इंटरेक्शन मिल रही होगी। यहां आर कम है, एटम छोटा, आर कम है, तो ये जो एफ अट्रैक्शन होगी, ये एफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। आर ज्यादा है, ये जो एफ अट्रैक्शन है क्या होगी, ये कम होगी। आर ज्यादा है तो एफ अट्रैक्शन क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, हमें इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच है, इसी को ओवरकम करना है, तो एनर्जी पैकेट खिलाना होगा। मुझे लगता है ये अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी लगेगी, यहां पर कम एनर्जी लग रही होगी। यहां पर इस पैकेट की कम एनर्जी से ही काम हो जाएगा। खिलाएंगे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन टक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरेक्शन और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां देखिए अट्रैक्शन ज्यादा है, छोटा साइज है, तो ऐसे केस में ज्यादा एनर्जी का पैकेट लग रहा होगा इसको निकालने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हुई है ज्यादा अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यहां से हमने क्या सीखा, साइज छोटा था तो एनर्जी ज्यादा लगी, साइज बड़ा है तो एनर्जी कम लगी। तो साइज के साथ ही जो एनर्जी है ये किस प्रकार से रिलेटेड, इसको देख लो आप। साइज के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड मिलता है, ये देखिए ऐसा ट्रेंड मिलता है। साइज इंक्रीज होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ये ट्रेंड मिलता है। तो साइज का ट्रेंड तो आप जानते ही हैं, रेडियाई का ट्रेंड तो आप जानते ही हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज का ट्रेंड तो आप जानते हैं, ये साइज का ट्रेंड है। साइज और एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ये है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इससे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये होगा। सीजियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन सब में सबसे क्या होगी, कम होगी, कम होगी। इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में सीजियम को इस्तेमाल में लाया जाता है। दैट इज वाई सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में सीजियम को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड मिल रहा होगा। चले आगे और इस बात को भी नोट कर लो। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी लो एज कंपेयर्ड विद other element of same period, other element of same period, due to large atomic radii, due to their large atomic radii। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनका रिस्पेक्टिव पीरियड में एटॉमिक रेडियाई क्या मिलता है, अरे इस तरफ जाने पर तो रेडियाई डिक्रीज हो जाते हैं, इनका एटॉमिक रेडियाई क्या मिलता है, लार्ज मिलता है, जिस वजह से एक रिस्पेक्टिव पीरियड में इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलती है, कम मिलती है। क्या मिलती है, कम मिलती है। अरे भैया इस तरफ से इस तरफ आप जाएंगे, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, आर कम हो रहा होगा, आर कम हो रहा होगा, साइज डिक्रीज हो रहा होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही होगी। जानते हो ना आप ये बात,
तो ये बोला गया है अगर इस तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही होगी तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, कम हुई। क्या हुई, कम हुई। यही तो बताया गया है। चले आगे फिर। चलिए, डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी के ट्रेंड में खेला हो जाता है कई बार, बच्चे गलती कर बैठते हैं डेंसिटी के ट्रेंड में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेंसिटी का ट्रेंड इज, बोलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काफी बार तो हम लोग जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में पेपर देने जाया करते तो ऐसे क्वेश्चन आया करते जिसमें अजीब अजीब सा आंसर मिलता था। अब क्या करते हैं, जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी ठीक से वो क्या करेगा, डेंसिटी का या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलता है। ध्यान में रखना होगा। ऐसा क्यों होता है बता दूंगा आपको, फिलहाल देख लो। एल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, मास बाय वॉल्यूम, यही तो मास डेंसिटी है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या मिलती है, इनकी कम मिलती है। चलिए ये पॉइंट तो क्लियर है। लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से, लार्ज वॉल्यूम की वजह से डेंसिटी कम मिलती है। डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे मूव करते तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है बोलो, अरे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे मूव करते हो डेंसिटी जो है इंक्रीज करती है। क्या डेंसिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करती है, नहीं, यहां लोचा हो जाता है। देख लो यहां दिक्कत हो जाती है। डेंसिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं मिलती है। यहां क्या मिलता है, या खतरनाक वाला एक्सेप्शन मिलता है। खतरनाक वाला एक्सेप्शन मिलता है। चलिए ये तो हम देख लेंगे, लेकिन यहां बताइए मुझे, एक्सेप्शन को तो देख लेंगे, यहां से यहां और यहां से यहां डेंसिटी इंक्रीज क्यों हुई ये बताइए। नीचे जाने पर तो, डाउन द ग्रुप मूव करने पर तो वॉल्यूम या फिर साइज इंक्रीज करता है, रेडियाई इंक्रीज करता है। उसके हिसाब से देखें, उसके हिसाब से देखें, नीचे जाने पर वॉल्यूम इंक्रीज करती है। इस हिसाब से देखें तो डेंसिटी तो डिक्रीज करनी चाहिए। ये क्या बोला गया है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। जी हां, वॉल्यूम तो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप मूव करने पर, साइज तो इंक्रीज करता है, लेकिन मास भी तो इंक्रीज करता है। अगर मास तेजी से इंक्रीज कर जाए, ध्यान से सुनिए, अगर मास तेजी से इंक्रीज कर जाए तो ऐसे केस में मास ही तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसका ऑर्डर कैसा मिल रहा होगा ये कौन डिसाइड करेगा। अगर मास तेजी से इंक्रीज कर जाए कौन डिसाइड करेगा, मास। तो मास के आधार पर आप देखेंगे, मास अगर यहां डिसाइडिंग फैक्टर है तो मास तो भैया रुबिडियम का ज्यादा है इससे। मास तो रुबिडियम के मास से सीजियम का मास क्या होगा, ज्यादा मिल रहा होगा। तो मास के हिसाब से देखेंगे तो डेंसिटी का ट्रेंड आपको ये मिल रहा होगा। फिर यहां लोचा क्यों हुआ, यहां सेम बात फॉलो क्यों नहीं हुई, यहां बताइए। ये ऑर्डर पलट कैसे गया, यहां वॉल्यूम ज्यादा डोमिनेटिंग कैसे हो गई। हाँ, वॉल्यूम ही तो ज्यादा डोमिनेटिंग हुई होगी। इसकी वॉल्यूम इससे ज्यादा है तभी तो ये यहां आ गया। तो यहां मिलता है पोटासियम और यहां क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। लिथियम, यहां पोटासियम, यहां सोडियम मिलता है। और आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या देखा हमने, सोडियम आगे चला गया। सोडियम जो है ये आगे चला गया और पोटासियम जो है ये कहां गया, ये पीछे आ गया। क्यों आ गया, यहां से यहां वॉल्यूम में जो चेंज मिलता है, वॉल्यूम में जो चेंज मिलता है ये चेंज ज्यादा मिलता है। एफ सबसेल और डी सबसेल कहां आएगी, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना एक बार। कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे तो डी एंड एफ सबसेल कहां मिलेगी, इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी या इनके अंदर इन्वॉल्व मिलेगी। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना एक बार, लिखेंगे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन तो क्या मिल रही होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या यहां पर डी सबसेल आई है, नहीं है, यहां तो डी सबसेल नहीं आई है। ठीक है, पोटासियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कहां डी सबसेल आई, यहां डी सबसेल आई है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आ जाएगा 4s1। यहां तो डी सबसेल नहीं आई है।
आगे देखिए, रूबिडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा 3d10 आएगा। तो d तो यहां आगे भी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी और आपको यार 5s1 मिल जाएगा फाइनली। क्या मिल जाएगा? 5s1 मिल जाएगा। तो d कहां इन्वॉल्व हुई है? अरे d कहां इन्वॉल्व हुई है? यहां इन्वॉल्व हुई है। तो d और f सबसे अगर एक्चुअल में यहां इन्वॉल्व होती है तो क्या वॉल्यूम तेजी से वेरी कर रही होगी? नहीं। क्या तेजी से वेरी कर रहा होगा? अगर यहाँ d एंड f सबसेल की इन्वॉल्वमेंट यहां होती है तो यहां तो यार मास ही तेजी से वेरी कर रहा होगा, वॉल्यूम तेजी से वेरी नहीं करेगी। क्या यहां पर d और f सबसेल की इन्वॉल्वमेंट हुई है? क्या उनमें इलेक्ट्रॉन गया है? नहीं गया है। तो क्या पुअर स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट को हम यहां एनकाउंटर कर रहे होंगे? नहीं, उसको तो यहीं पर ही एनकाउंटर कर रहे होंगे। तो फिर यहां किसके आधार पर आप आंसर कर रहे होंगे? वॉल्यूम तेजी से वेरी कर रही होगी यहां पर, तो आप किसके आधार पर आंसर कर रहे होंगे? इन दोनों के केस में तो यार नीचे मूव करने पर मास से ज्यादा कौन वेरी कर रही होगी? वॉल्यूम वेरी कर रही होगी। इन केसेस में वॉल्यूम से ज्यादा कौन वेरी कर रहा होगा? मास वेरी कर रहा होगा। अगर यहां पर वॉल्यूम तेजी से वेरी कर रही है तो वॉल्यूम के आधार पर आंसर आ जाएगा, और इन केसेस में अगर मास तेजी से वेरी कर रहा है तो आंसर मास के आधार पर आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते रट लो इसको, बाकी थोड़ा बहुत हमने यहां पर लिखकर समझने की कोशिश की है। रट लिया आपने। इसके बाद देखिए, लिथियम की डेंसिटी कम है, ये तो सभी ने देख लिया होगा। लिथियम की डेंसिटी कम है और लिथियम के बाद ज्यादा डेंसिटी पोटासियम की, पोटासियम के बाद सोडियम की है, और नीचे मूव करने पर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। लिथियम की बहुत कम डेंसिटी होने की वजह से लिथियम को वैक्स में स्टोर करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ लिथियम इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। नीचे जाने पर डेंसिटी यार इंक्रीज कर रही होगी, तो इनके लिए केरोसिन ऑयल को इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, इसको वैक्स में स्टोर किया जाएगा और इसको यार केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाएगा। चले आगे, ये बातें आपने सुनी होंगी 9th-10th क्लास में। अब हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा? विद इंक्रीज इन साइज रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। With increase in size, repulsion of non-bonding electrons increases. Non-bonding इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है बढ़ जाती है। साइज बढ़ने से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं साइज बढ़ने से। अरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना नीचे जाने पर, साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और इनकी रिपल्शन इंक्रीज हो रही है। Therefore, bond strength decreases. Bond strength decreases on moving down the group. Bond strength decreases on moving down the group, and melting boiling point also decreases. And melting boiling point also decreases from lithium to cesium. मैं क्या कह रहा हूं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इस प्रकार से चलते जाएंगे, सीजियम तक जाएंगे। तो डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियाई ज्यादा मिलता है, सारे बच्चे जानते हैं। साइज बड़ा मिलता है, सारे बच्चे जानते हैं। रेडियाई ज्यादा मिलता है, साइज बड़ा मिलता है, यह हर बच्चा जानता है। जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, छोटे एटम का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है बड़े एटम के बॉन्ड से। छोटे एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम मिलते हैं, नीचे जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं, तो इनकी जो रिपल्शन होगी ये ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है नीचे जाने पर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो रिपल्शन इंक्रीज हो रही है। और जब भी रिपल्शन इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब यार कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है, ये होता है। ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, कम अट्रैक्शन तो कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। और रिपल्शन का बॉन्ड स्ट्रेंथ पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
ज्यादा रिपल्शन तो इसका मतलब अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अगर नीचे जाने पर रिपल्शन बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ ही तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है। तो इन जनरल हमें कमेंट करना हो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने पर क्या मिलेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। चले आगे, फिर ये कहानी क्लियर हो गई। चलिए फिर ये क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में हमें क्या देखना है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल एटम M+ जल्दी बनाता है, आसानी से बनाता है, या फिर डिफिकल्टी आती है M+ बनाने में। वैसे तो सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के अलावा सारे मेटल्स हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। हमें बात करनी है किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, किसकी कम है। तो देखिए फिर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। हेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे ये नीचे मूव करने पर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं नीचे जाने पर। कम एनर्जी लगती है इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे मूव करने पर क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनवर्सली रिलेटेड है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, कम एनर्जी लगी, तो यार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को भी नोट कर लो। ऑर्डर को लिखना चाहेंगे क्या, अरे लिख देंगे ना ऑर्डर को। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, किसको आयोनाइज करने में कम एनर्जी लगी थी, डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की है। सीजियम की कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। रुबिडियम, लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ये मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात कर ली है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड मिल रहा था, इसका रिवर्स ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मिल रहा है। और जिसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का सीधा वास्ता मेटालिक कैरेक्टर से है, उसके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। मेटल अच्छी है, इसका क्या मतलब, मेटल क्या है, अच्छी मेटल है। आगे देखिए, आगे हम यार क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे। इसकी ज्यादा अहमियत तो आपको 12th क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर में नजर आएगी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे होंगे। इनको ज्यादा डिटेल में कहां डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट में। ऑल एल्कली मेटल्स हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेशन नंबर 8। लिख लो पहले तो इसको, सभी का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब है कितने पड़ोसी हैं, कितने पड़ोसी हैं। पड़ोसी कितने हैं, ठीक है। कितने पड़ोसी इसका मतलब है, किसका मतलब है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है।
क्यूबिक स्ट्रक्चर है और क्यूबिक में भी बॉडी सेंटर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले क्यूब बनानी होगी। पहले क्या बनाएंगे, एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूबिक स्ट्रक्चर है, पहले क्यूब बनाएंगे। बना लो जल्दी से क्यूब। बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर पर एटम को प्लेस किया गया है। ठीक, क्यूब बनाएंगे, क्यूब के कॉर्नर पर एटम प्लेस्ड हैं और बॉडी सेंटर पर एटम को प्लेस किया गया है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। क्या हुआ ये हुआ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम को प्लेस किया गया है और ये क्यूब का बॉडी सेंटर है, ये एटम को प्लेस किया गया है। तो ऐसी रिपीटिंग यूनिट होंगी, मतलब ये चीज बार बार रिपीट करेंगे तो पूरा लैटिस मिल जाएगा आपको, पूरा मेटालिक लैटिस मिल जाएगा। ऐसे मेटालिक लैटिस को बॉडी सेंटर्ड लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे मेटालिक लैटिस को, जिसमें रिपीटिंग यूनिट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये रिपीटिंग यूनिट है, उसको हम बॉडी सेंटर्ड लैटिस बोलेंगे। और यहां इस बॉडी सेंटर्ड लैटिस की रिपीटिंग यूनिट को ध्यान से देखने पर पता चलता है, कॉर्नर्स पर एटम को प्लेस किया गया है और बॉडी सेंटर पर एटम को प्लेस किया गया है। और ये एटम इतना दूर नहीं है, ये गुच्छा है, गुच्छे की फॉर्म में होंगे, लेकिन इनको पास बना देंगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाएगी, जिसको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दूर रिप्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में दूर नहीं होंगे। ये इसके साथ कॉन्टेक्ट बना रहा होगा, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट बना रहा होगा, इसके साथ भी कॉन्टेक्ट बनाएगा, मतलब ये बॉडी सेंटर पर रखा है एटम, ऊपर वाले चारों एटम के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा होगा, नीचे वाले चारों के साथ भी कॉन्टेक्ट बना रहा होगा, नीचे वाले चारों के साथ भी कॉन्टेक्ट बना रहा होगा। तो बॉडी सेंटर पर रखे इस एक एटम ने कितने और पड़ोसी एटम से कॉन्टेक्ट बनाया है, 8 से। तो इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पड़ोसी एटम कितने हुए इसके, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स which are in contact with a particular atom, कितने हैं इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, देख लो 8 हैं। तो इस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को ही, इसी नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इनके जो लैटिस है उनमें यार ये चीज रिपीट हो रही होगी, ऐसे बहुत सारी चीजों को मिला देंगे तो इनका पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसा ही मिल रहा होगा जो रिपीटिंग यूनिट में मिलेगा, और ये रिपीटिंग यूनिट उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने से ही तो मिल पाई है। तो जैसा रिपीटिंग यूनिट में हमें एनालाइज करने को मिल रहा होगा, वैसा ही पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर भी मिल रहा होगा। मतलब इसी एक एटम के साथ 8 अदर एटम्स कॉन्टेक्ट बना रहे होंगे, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी एक एटम के साथ कितने और एटम्स कॉन्टेक्ट बना रहे होंगे, 8 कॉन्टेक्ट बना रहे होंगे। तो ऐसे केस में हम बोल देंगे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 8 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। बोलो ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई है। तो आज की कहानी को हम यहीं पर ही रोक देंगे और इन प्रॉपर्टीज का जो सिलसिला है, जनरल प्रॉपर्टीज का जो सिलसिला है, ये अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बची हुई कुछ और प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे, और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होंगे। किसको डिस्कस करेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, 2 से 3 बार रिवाइज करना है। एक बार तो इफेक्टिव रिवीजन तब होगी जब आप नोट्स बना रहे होंगे, उसके बाद 2 से 3 बार आपको पेज पलटकर मिनिमम देखने हैं। और ये मैं गारंटी देता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सुंदर आप नोट्स बनाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके चमक जाएंगे, क्योंकि जो अजीबोगरीब ट्रेंड होंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, जो भी एबनॉर्मल चीजें होंगी वो तो आपको बता ही दूंगा, आसानी से उनको तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करूं वैसे ही हजम कर लेंगे, वैसे ही उन चीजों को आप डाइजेस्ट कर लेंगे। अपना ज्यादा दिमाग लगाएंगे रटने में तो कहीं मारे जाएंगे। एक सिस्टम फॉलो करना होगा, या तो सिस्टम आप बना लो या मैं बना लो, आपके पास तो नॉलेज है नहीं तो आप तो बनाएंगे नहीं। तो
थोड़ी बहुत जो नॉलेज है जितनी भी है मुझे ही है। और मैंने कैसे बनाया हुआ है सिस्टम, बहुत सारी इनऑर्गेनिक की अच्छी किताबें हैं, वो किताबें क्या कहती हैं। मैं तो लैब में जाता नहीं रिसर्च करने के लिए, सोडियम ऐसा करेगा, पोटासियम वैसा करेगा। मैं क्या करता हूं, जो रिसर्च पेपर है जिनसे किताबें बनी हैं, उन रिसर्च पेपर को तो मैं उठाकर नहीं पढ़ सकता, लेकिन बहुत सारे रिसर्च पेपर से जो किताब बने उसको तो पढ़ ही सकता हूं। तो वहां से मतलब मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, टाइम टाइम पर एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रहा हूँ। टाइम टाइम का मतलब हर लेक्चर से पहले, ऐसा नहीं कि लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी खोलकर बैठा हुआ हूँ। लेक्चर से पहले देख लूंगा एनसीईआरटी में सीक्वेंस क्या है, सारे टॉपिक्स कवर्ड है कि नहीं है। हाँ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप देखना पूरी एनसीईआरटी कवर्ड आपको मिलेगी, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपसे सोल्व हो रहे होंगे या फिर आपसे एक्सप्लेन हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई करूंगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैं क्लास के अंदर इंक्लूड कर लूं। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, तो इसमें बहुत हाई फाई बातें हमने नहीं की, क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन अगली क्लास से क्वेश्चन डिस्कस करने हम स्टार्ट कर देंगे। कनेक्टिविटी वही बच्चे बना पाएंगे जो बार बार रिवाइज करके आएंगे, जो रिवाइज नहीं करेगा वो पीछे छूट जाएगा। अभी ब्लॉक फैमिली में बहुत दमखम बचा हुआ है, एस ब्लॉक देखेंगे, पी ब्लॉक देखेंगे आप, उसके बाद पी ब्लॉक कंटिन्यू हो जाएगा 12th क्लास में, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी वेटेज है, और सबसे खास फायदा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह है कि क्वेश्चन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में जो आपने देखा होगा, और आजकल तो ऐसा हाल हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। कोई क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट के अंदर आ गया है तो उसका एक ऑप्शन उठाकर क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सिंगल करेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं उनको उठाकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आपके एफर्ट इतने हैं कि आप यार पिछले सालों के सारे क्वेश्चन कर डालो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। और इसके अलावा एक और किताब है, जेडिली नाम की किताब है, उसको मैं दिल से फॉलो करता हूं, उसमें जो भी थ्योरी आपके काम की होगी वो डिलीवर कर ही दूंगा। जेडली के अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। जेडली का नाम तो इसलिए लिया क्योंकि और बहुत सारी दुनिया के मतलब बहुत सारे टीचर जेडली को फॉलो करते हैं, बताते भी हैं लेक्चर्स के अंदर जेडली पढ़ लिया करो, लेकिन मुझे पता आप लोग जेडली नहीं पढ़ेंगे, मैं जानता हूं, वैसे रखी रह जाएगी। अगर मैं आपको खरीदवा दूंगा जेडली कि जेडली बुक खरीद लो, आप मिट्टी जम जाएगी, 10 15 20 दिन में ही एक कोने में सड़ती रहेगी वो। कुछ दिन तो आप पेज पलट कर देखोगे, हिम्मत होगी पेज पलटने की, 10 15 20 दिन के बाद तो पेज भी नहीं पलटोगे तुम लोग, इतनी मोटी मिट्टी की लेयर चढ़ जाएगी उसके ऊपर, जैसे और किताबों के ऊपर चढ़ी हुई। मैं जानता हूं, है ना, घर में किताबों का क्या हाल रहता है मैं जानता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं जितने काम की चीजें मैं अपने लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगा। आप लोगों को बस करने के लिए बहुत सारे काम है ना, इतना बिजी स्केड्यूल, इतनी सारी मीटिंग आप लोगों की होती है, इतना सब कुछ डेटा कंपाइल होता रहता है दिमाग के अंदर, काम बहुत सारे हैं आप लोगों को ठीक है। तो आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं हूं, तो इसमें जो भी डेटा होगा वो पूरा सप्लाई कर दूंगा मैं, उसको बस डाइजेस्ट करना आप लोगों को। तो इस कहानी को बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में आगे, ठीक है। तब तक के लिए याद करते रहो, रिवाइज करते रहो और यार आगे चलते रहो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना काफी है, बाय बाय।